नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का कल दिनांक 7 मई 2023 को नीट का एग्ज़ाम संपन्न हुआ और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। आज हम नीट में जो कल पूछे गए क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशंस को जल्दी जल्दी देखेंगे। अभी मैं सिर्फ सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसके आंसर्स क्या हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। कहीं से भी कोई फॉल्ट आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सारे के सारे मैंने चेक कर लिए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत ईजी थे और सबके मैं एक्यूरेट आंसर्स दूंगा। ये जो आपको पेपर दिखाई देगा वो उसका कोड है H6, ठीक है। ये जो पेपर आपके सामने है उसका पेपर कोड है H6। तो जिसका H6 पेपर कोड है वो तुरंत अपना मिला सकता है और जिसका अन्य अगर कोड है तो वो अपने क्वेश्चंस को देख देख के मिला सकता है। यहाँ पर सच बताऊँ तो इतना आसान क्वेश्चंस थे सारे, उतना तो आसान क्वेश्चन था ही जितने से आपका सिलेक्शन हो जाता। बाकी थोड़े थे आपके मीडियम लेवल के और जिसने अगर वर्ष भर मेहनत से पढ़ी थी तो वो उसको सॉल्व भी कर सकता था। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि पूछा गया निम्नलिखित में से विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट के युग्म का पहचानिए। ये मैंने आपको एनसीईआरटी के एक्सप्रेस बैच में भी बताया था कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल्स ऐसे दिए गए थे जिनमें हेट्रोस्पोरस कंडीशंस पाई जाती है। इनमें 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं, एक बड़ा बनता है और एक छोटा बनता है। और इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में मेंशन है, जो कि है सेलेजिनेला और साल्विनिया। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा चौथा, सेलेजिनेला और साल्विनिया। अभी देखिए प्रकाश संश्लेषण में मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि PS2 और PS1 ये 2 फोटो सिस्टम आपके फोटोसिंथेसिस में वर्क करते हैं, जिनमें से आपको बताया था कि PS1 जो होता है वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है और PS2 जो होता है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये पूछा गया कि PS2 में अभिक्रिया केंद्र का अवशोषण शीर्ष कितना होता है, तो 680 नैनोमीटर, ठीक। तो यानी दूसरे का क्वेश्चन सही होगा आंसर, तीसरा 680 नैनोमीटर। अब उसके बाद क्वेश्चन आपका पूछा गया है अपघटन जो प्रक्रिया है उससे संबंधित, कि अपघटन में कैसे कैसे चीज़ें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि सही कथन को पहचानिए। कह रहे हैं अपराधारी कणों को खंडित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अपराधारी कणों को खंडित करते हैं, अपराधारी में कौन आते हैं, केंचुआ। केंचुआ कणों को खंडित करता है। फिर कह रहे हैं कुछ सूक्ष्म जीवाणु द्वारा ह्यूमस और अधिक अपघटित होती है जिसे खनिजीकरण कहा जाता है। ये भी बिल्कुल बात सही है, कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमस का और अधिक अपघटन होता है जिसे हम खनिजीकरण कहते हैं, जिसके दौरान अकार्बनिक तत्व मुक्त होते हैं। कह रहे हैं जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक मृदा में नीचे बैठ जाते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं, जिसे निच्छालन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, लीचिंग प्रोसेस। उसके बाद कह रहे हैं अपरद खाद्य श्रृंखला जीवित जीवों से आरंभ होती है, गलत बात है। अपरद खाद्य श्रृंखला यानी डेट्रिटस फूड चेन आपका मृत अवशेष से शुरू होता है, ठीक, यानी आपका डी आपका आंसर गलत होगा। फिर कह रहे हैं केंचुआ अपरद को खंडित कर छोटे कणों में बदल देता है जिसे अपचयन कहा जाता है, गलत बात। केंचुआ ये काम नहीं करता। अपचयन का जो काम होता है वो कुछ बैक्टीरिया और कवक के एंजाइम्स द्वारा होता है, यानी ये भी आपका गलत है। आपके 3 सही कथन है, A, B और C। A, B और C ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैबेसी कुल में सोलेनेसी और लिलिएसी से भिन्न है पुंकेसर के संदर्भ में। देखिए पुंकेसर के संदर्भ में बताया गया है, मैंने आपको बताया था 3 फैमिली जिसके बारे में आपके एनसीईआरटी में वर्णन है। इनसे क्वेश्चंस तो हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुंकेसर के संदर्भ में बताना है कि फैबेसी कुल में क्या ऐसा विशिष्ट लक्षण है जो सोलेनेसी और लिलिएसी से भिन्न है, सोलेनेसी और लिलिएसी में नहीं पाए जाते हैं। तो उन सभी का अगर आपको पुंकेसर का पैटर्न पता है तो आप कर ले जाते हैं। देखिए फैबेसी जो कुल है उसमें जो पुंकेसर होता है वो द्विसंघी होता है और द्विकोष्ठी परागकोश, यानी उसका परागकोश द्विकोष्ठी होता है। अगर हम बात करें सोलेनेसी और लिलिएसी की तो सोलेनेसी में 5 पुंकेसर पाए जाते हैं और इसकी विशेषता होती है दलनग्न, और लिलिएसी में आपके 6 पुंकेसर पाए जाते हैं जिसकी जो अरेंजमेंट होती है 3+3 होती है और ये भी दलनग्न होता है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा कि फैबेसी कुल में द्विसंघीय और द्विकोष्ठी परागकोश पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न बल एक जाइलम माप के स्तंभ को जल को 130 मीटर ऊंचा उठा सकता है, बिल्कुल करेक्ट बात कही गई है। कह रहे हैं वाष्पोत्सर्जन शीतलन के द्वारा वाष्पोत्सर्जन पत्ती की सतह को कभी कभी 10 से 15 डिग्री सेल्सियस ठंडा करता है, ये भी बात सही है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन
के अन्य उद्देश्य भी होते हैं, जिसके माध्यम से जो वाष्प के रूप में निकलती है जल, उसके माध्यम से पत्तियों का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। यानी दोनों ऑप्शन सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ऑप्शन इसका तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक निश्चयात्मक कथन ए है और दूसरा उसका कारण है। कह रहे पश्चदारू में संकरी वाहिकाओं वाले थोड़े जाइलम तत्व होते हैं, और बी कह रहे हैं सर्दियों में कैम्बियम कम सक्रियशील होते हैं। बिल्कुल सही बात कही गई, दोनों लाइन यहाँ पर सही है, क्योंकि जो बसंत के समय में जो कैम्बियम होता है वो अधिक सक्रिय होता है, और वहाँ पर जो बनने वाली जो दारू है उसे हम अग्र दारू कहते हैं। और जो आपका सर्दियों में कैम्बियम कम क्रियाशील होने की वजह से उसमें सक्रिय वाहिकाओं वाले थोड़े जाइलम तत्व होते हैं, जिसे हम पश्चदारू कहते हैं। यानी ए सही है और आर उसका करेक्ट आंसर भी है, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन तीसरा सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन, ये वो हर बार आता है, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी लॉस, श्वसन में हानि, इज इक्वल टू एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आर क्या है, तो आर क्या है, रेस्पिरेटरी लॉस यानी श्वसन हानि कहलाता है, ऑप्शन ए। दूसरा देखिए, कॉर्न कॉब में फुंदने टैसल का क्या कार्य होता है। मैंने आपको बताया था पॉलिनेशन वाले पार्ट में कि ये एक टर्म दिया गया है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो आपसे पूछा जा सकता है। कॉर्न कैब यानी भुट्टे में आप अगर टैसल संरचना को देखोगे तो टैसल एक झूमती हुई संरचना पाई जाती है, जो वायु परागण के लिए पुष्पों को सुगम बनाती है। यानी इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा पॉलन ग्रेन का पकड़ना, परागकणों को पकड़ना, यानी टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन। फिर कह रहे हैं गहरे जल वाले चावल में कौन सा हार्मोन पर्व या वृंत के लंबन को बढ़ाता है। तो इसका आंसर सही होगा आपका एथिलीन। एथिलीन जो हार्मोन है वो गहरे चावल में पर्व और पर्ववृंत यानी इंटरनोड और पेटियोल के इलांगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन ए इसका पहला सही होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि बहुप्रभावित्व की घटना का क्या अर्थ है। अभी आपको वंशांगति वाले अध्याय में तुरंत बताया था मैंने कि बहुप्रभाविता यानी प्लियोट्रॉपिक का मतलब होता है जब एक जीन एक से अधिक लक्षण को प्रभावित करता है, तब उसे हम बहुप्रभाविता कहते हैं। एक या एकल जीन जो बहुत से दृश्य प्रारूपीय अभिव्यक्तियों को प्रभावित करता है, ऑप्शन इसका पहला ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यूकैरियोट में अनुलेखन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की क्या भूमिका है। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, एक तो टीआरएनए के संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, 5s आरएनए और एसएनआरएनए के संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी पॉलीमरेज थर्ड का काम होता है टीआरएनए, 5s आरएनए और एसएनआरएनए का अनुलेखन, यानी इसका ऑप्शन सही होगा 4। नेक्स्ट कह रहे हैं कि व्यक्त अनुक्रम घुंडी क्या है। व्यक्त अनुक्रम घुंडी यानी ETS एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, तो ये होते हैं वे सभी जीन जो आरएनए के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा इसका। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसका विश्वसनीय प्रमाण किसको जाता है। तो अभी जो चैप्टर बताए थे उसी में बताए थे, छठे वाले चैप्टर में अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसका जो सर्वमान्य रूप से सिद्ध किया था वो थे अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने, जो अपना प्रयोग बैक्टीरियोफेज में किया था। उसके बाद कह रहे हैं एविल कार्ट्रेट में से किसे जाति विलोपन का महत्वपूर्ण कारक माना गया है। अब देखो ये आपको फंसाने के लिए शब्द दे दिए हैं, एविल क्वार्ट्रेट वगैरह, जो आप सोचोगे बाप रे तो कभी पढ़ा ही नहीं है, बाहर से आ गया, बाहर से कुछ भी नहीं आया है, इसको आप इस शब्द को ही छोड़ दो। यहाँ से देखो किसे जाति विलोपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना गया है, तो आपके एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है। जो प्रमुख कारण है जातियों के विलोपन का वो है आवासीय क्षति और विखंडन। ठीक, उसके बाद देखिए वायुमंडल में वायु के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस में मापते हैं। इतना आसान क्वेश्चन डॉप्सन यूनिट में, या आप अपने बोर्ड के एग्जाम में भी लगाए हो। निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था गुणसूत्र बिंदु का विभाजन शामिल है। इसका आंसर आपका सही होगा पश्चावस्था सेकंड, यानी अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सेकंड के अंतर्गत ही गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। ठीक, ऑप्शन पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किस पादप हार्मोन को तरुण शंकुधारी पादपों पर छिड़कने से उनमें परिपक्वता शीघ्र आ जाती है। उस समय भी बताया था मैंने कि शंकुधारी पादपों में बीज के उत्पादन को शीघ्रता से उत्पादन के लिए क्या कराया जाता है, जिब्रेलिक एसिड उस पर छिड़का जाता है, ऑप्शन 4 सही है। मैंने बताया था आपको उस बार पादप वृद्धि और परिवर्धन के समय ही कि ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैं इन सब क्वेश्चंस का डिटेल आपको बताऊंगा कि ये सब क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, क्या लेवल रहा है,
A to Z प्रोसेस में बताऊंगा। हमारी बुक से कितना आया, हमारी PDF से कितना आया, सब कुछ आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि असूत्र विभाजन में पूर्वावस्था फर्स्ट की किस प्रावस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएँ दिखाई दे। पुनर्योजन ग्रंथिकाएँ दिखाई देने का जो लक्षण है वो है स्थूलपट यानी पैकेटीन अवस्था का। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट उसके बाद देखें कि मध्यादिदारुक और बाह्य आदिदारुक शब्द का उपयोग पादपों में द्वितीयक जाइलम की स्थिति का वर्णन के लिए किया जाता है। उसके बाद कह रहे हैं बाह्य आदिदारुक दशा सामान्यतः मूल तंत्र का लक्षण है। तो मध्यादिदारुक और बाह्य आदिदारुक आपने पढ़ा है कि इसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की व्यवस्था का वर्णन किया जाता है और ये द्वितीयक जाइलम की स्थिति का वर्णन करता है। ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहे हैं बाह्य आदिदारुक दशा मूल तंत्र का लक्षण है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा रंजित DNA को UV। अब ये वाला क्वेश्चन तो आपने 50 बार लगाया है क्योंकि बोर्ड वाले में भी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद अभी जब हमने पढ़ाया था क्या कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, उसमें भी बताया था चिल्ला चिल्ला के कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा रंजित DNA को हम जब UV रेज डालते तो कैसा दिखाई देता, चमकीले नारंगी रंग का। उसके बाद देखिए एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्योगन की आवृत्ति के जीनों के बीच की दूरी के रूप में मापकर गुणसूत्र पर उनकी स्थिति का मापन सबसे पहले किसने किया था। अब देखो जैसे शब्द देखा पुनर्योजन, आपने सोचा कि संलग्नता और पुनर्संयोजन से संबंधित है तो मॉर्गन लगा देते हैं, लेकिन नहीं, मॉर्गन ने संलग्नता की खोज की थी, लेकिन ये जो प्रयोग था कि जीनों के बीच की दूरी के रूप में माप कर एक रिकॉम्बिनेशन मैप तैयार किया जाए, वो काम किया था मॉर्गन के ही शिष्य ने जिसका नाम था अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट। ठीक है, अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट ने ये काम किया था। ऑप्शन इसका पहला सही होगा। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे परपोषी कोशिका में बाहरी DNA को अंतःक्षेपित करने के लिए जीन गन मेथड बताया था ना। जीन गन मेथड में क्या कराते हैं, जो भी टारगेटेड DNA होता है या वेक्टर DNA होता है उसे टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल के साथ जोड़कर जीन गन मेथड के माध्यम से पौधों में भेजा जाता है। तो कह रहे हैं कि इसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है। इतना आसान क्वेश्चन, टंगस्टन और स्वर्ण का प्रयोग किया जाता है। फिर कह रहे हैं ऊतक संवर्धन प्रयोग में पर्ण मध्योतक कोशिकाओं को एक संवर्धन पोषी माध्यम में कैलस बनने के लिए रखा गया। इस घटना को क्या कहा जा सकता है। मेरे हिसाब से इसका जो आंसर जाएगा, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं का जो कोशिका होती हैं वो उसमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी होती है। अगर अब हम अगर हम कैलस फॉर्मेशन के लिए ज़बरदस्ती हार्मोन वगैरह देकर हम टिश्यू कल्चर कराते हैं तो ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी हैं लेकिन विशेष परिस्थिति आने पर फिर से उनमें विभाजन हो सकती है, तो ये क्षमता निर्विभेदन यानी डी डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये इसका आंसर चौथा सही जाना चाहिए, हालांकि मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। इसको स्टार लगा लीजिएगा, मेरे हिसाब से चौथा ही सही होगा। उसके बाद देखें वह कौन सा सूक्ष्म पोषक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अणु के विखंडन के लिए आवश्यक है। मैंने चिल्ला के बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका मैंगनीज। नेक्स्ट देखिए बड़े रंगीन सुगंध युक्त और मकरंद से भरपूर पुष्प किसमें देखे जा सकते हैं। तो देखिए रंगीन पुष्प किसको आकर्षित करने के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए। सुगंध, मकरंद, ये सब कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है, यानी इसका ऑप्शन सही होगा कीट परागित पौधों में। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहे हैं कि नीचे दो कथन दिए गए, एक निश्चयात्मक और दूसरा उसका कारण, इसको बताना है कि कौन सा सही है। मॉस में युग्मकोद्भिद जीवन चक्र की प्रथम अवस्था प्रोटोनीमा है, बिल्कुल सही बात है। मॉस में जो प्रमुख अवस्था होती है युग्मकोद्भिद होती है और उसकी प्रथम अवस्था को प्रोटोनीमा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। बीजाणु कैप्सूल में उत्पन्न होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। और प्रोटोनीमा बीजाणुओं से सीधे ही विकसित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी दोनों ही कथन सही है और RA का व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन तीसरा सही होगा। दोनों सत्य हैं और एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बायोमॉलिक्यूल से दे दिए हैं, ये थोड़ा सा टफ था कि सेलुलोज आयोडीन के साथ मिलकर नीला रंग नहीं देता, क्यों? क्योंकि इसमें जटिल कुंडली नहीं पाई जाती, इसमें जटिल कुंडली नहीं पाई जाती, अतः आयोडीन अणुओं को पकड़कर नहीं रख सकता। ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निश्चयात्मक कथन ए है और कारण है उसका यानी असर्शन और रीजन का। कह रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस में 2 जगह एटीपी खर्च होता है और 2 जगह एटीपी बनता है, और जहाँ बनता है वहाँ 2-2 के रूप में बनता है, इसलिए 4 कुल एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी उपयोग हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के शुद्ध एटीपी का निर्माण 2 ही होता है।
अब जहाँ कहाँ पर यूज होता है एटीपी, तो शुरुआती ही चरण में यूज होता है। पहले एटीपी का उपयोग ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन में ही होता है, और दूसरे का उपयोग होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट के परिवर्तन में। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी कहाँ उपयोग किए जाते हैं वो भी आपका बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता पर ऐतिहासिक अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1992 में संपन्न हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखिए झिल्ली के आर पार सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध, जब सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध की बात आए, अगेंस्ट, तब हम उसमें क्या कहेंगे कि उसमें ऊर्जा का उपयोग होता है, और ये ऊर्जा का उपयोग किस में होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, यानी सक्रिय परिवहन में, ठीक है। उसके बाद देखिए स्तंभीय बीजांडनाश किस में देखा जाता है? स्तंभीय बीजांडनाश यानी एक्साइल प्लासेंटेशन देखा जाता है आपका टमाटर, गुड़हल, नींबू में। ये 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में। इनमें जो आंसर्स दिए गए हैं उनमें थोड़ा सा जटिलता है, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने पढ़ा है कि 3 ऑप्शन एनसीईआरटी में टमाटर, गुड़हल और नींबू। अब यहाँ पर देखो टमाटर, मटर दे दिए हैं, मतलब एक ही ऑप्शन आपका दिए हैं एनसीईआरटी का, बाकी 2 गलत, मतलब 2 अदर दिए हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कहेंगे। उन ऑप्शन को सिलेक्ट करना जिसमें एनसीईआरटी के 2 एग्जाम्पल मिल जाए। देखो दूसरा ऑप्शन कह रहा है गुड़हल, पेट्यूनिया, नींबू। गुड़हल और नींबू तो मिल गया, गुड़हल और नींबू तो मिल गया, पेट्यूनिया नहीं मिला। अब देखो दूसरे को सरसों, खीरा, इसमें तो कोई भी नहीं मिला, इसमें देखो गुड़हल मिला बस। तो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करो जिसमें आपके एनसीईआरटी के 2 या 2 से अधिक आपका ऑप्शंस मिल जाएं। तो गुड़हल और नींबू के बारे में तो पढ़ा था, पेट्यूनिया को आप लगा सकते हो कि यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 3 में से 2 आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स दिए गए। ये थोड़ी सी ट्रिक होते हैं नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैंने पहले भी इस पर चर्चा किया हुआ है कि 1-2 एग्जाम्पल बीच में ऐसा घुसोड़ देते हैं आपको डरवाने के लिए कि आपने पढ़ा नहीं है। तो पेट्यूनिया में भी बीजांडनाश एक्साइल होता है, ऑप्शन इसका दूसरा सही होगा। देखें पुनर्योगज डीएनए तकनीक में शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान शीतत एथेनॉल किससे अपेक्षित किया जाता है? कितना इंपॉर्टेंट, इतना इजी क्वेश्चन, मैंने 50 बार इसको सॉल्व कराया है। हर बार पूछा जाता है कि चिल्ड एथेनॉल किसके प्रेसिपिटेशन के लिए मिलाया जाता है? तो डीएनए के प्रेसिपिटेशन के लिए। फिर कह रहे हैं यूकैरियोटिक में डीएनए का प्रतिकृतियन कब होता है? इतना एग्जाम्पल को, इतना इंपॉर्टेंट, मतलब ईजी क्वेश्चन है, देख लो। डीएनए का प्रतिलिपिकरण यानी एस फेज, जिसे सिंथेसिस फेज ही कहा जाता है, जिस दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी एस अवस्था। उसके बाद कह रहे हैं केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज के 1 अणु के संश्लेषण के लिए, ग्लूकोज के 1 अणु के संश्लेषण के लिए कितने एटीपी और एनएडीपीएच की आवश्यकता होती है? तो इतना आसान क्वेश्चन आपके उसमें मेंशन भी है। 12 एटीपी अणुओं का और 18 एटीपी अणुओं का और 12 NADPH2 का प्रयोग होता है। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि आवृत बीजी पादपों में एक निषेचित भ्रूण कोष के आगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित रचनाएं बताइए। भ्रूण कोष में क्या क्या पाए जाते हैं? एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड्स और एग सेल। आफ्टर निषेचन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एग सेल जाइगोट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो बनाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इन सब में से कौन आगुणित है, कौन द्विगुणित है, कौन त्रिगुणित है? तो देखो त्रिगुणित को तो तुरंत देखते ही बता सकते हो, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। द्विगुणित को देखते ही बता सकते हो, जाइगोट के अलावा और कोई नहीं होता। बाकी आपके एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड, ये सभी आगुणित होते हैं। अब ऑप्शंस को देखिए, हमको सीरियल वाइज बताना है कि आगुणित है सहायक कोशिका, बिल्कुल सही बात है। द्विगुणित है युग्मनज, बिल्कुल सही बात है। त्रिगुणित है प्रारंभिक भ्रूणकोष केंद्रक, आप सीधे ही लगा दो पहला, ठीक, ऑप्शन पहला इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने आपको बताया था इसी फॉर्मेट में ज़्यादातर पूछा जाता है। मैंने उस पढ़ाते समय भी बताया था कि आपको सिर्फ यही आपका चार्ट याद कर लेनी है, प्लस माइनस वाला। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, यानी इसका संबंध होगा प्लस प्लस से। सहभोजिता, कॉमनसिलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक को लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ ना हानि। उसके बाद आपका अवस्था है अंतर जातीय परजीविता। अंतर जातीय परजीविता में एक को हानि होती है और दूसरे को ना तो लाभ ना तो हानि। और परजीविता में एक को लाभ एक को हानि,
पैरासिटिज्म, जिसमें शेर और आपको हिरण का एग्जाम्पल बताए थे। तो इसमें देख लीजिए पहले का चौथा, बी का फर्स्ट, पहले का चौथा बी का फर्स्ट, बस 2 ही लगा लेते हैं, आपका आंसर आ जाता चौथा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इधर एक कॉलम दिए गए हैं खनिज तत्वों के और उधर उसके काम वर्क दिए गए हैं, फंक्शन। पूछ रहे हैं कि लौह का वर्क इसमें से आप पहचानिए कौन सा है। तो लौह ये सब दिए गए हैं, लौह कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ऑप्शन इसका ए का थर्ड होगा। जिंक जो है वो ऑक्सीजन का संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बोरान आपका कोशिका के दीर्घीकरण से संबंधित होता है और मॉलिब्डेनम आपका नाइट्रेट रिडक्टेज का एक घटक होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4, डी का सेकंड। ऑप्शन आपका पहला ही सही है। नेक्स्ट, सही कथन को पहचानिए। यहाँ पर आपके 5 कथन दिए गए जिनमें से आपको सही कथन पहचानना। कह रहे वातरंध्र लेंस के आकार के छिद्र होते हैं जो गैसों का आदान प्रदान, बिल्कुल सही बात। लेंटिसेल्स लेंस के आकार के होते हैं और दूसरा ये गैसों के एक्सचेंज में वर्क करते हैं। दूसरा कह रहे हैं मौसम में प्रारंभ में बनी छाल को कठोर छाल कहा जाता है, गलत बात। इसे हार्डवुड नहीं कहते हैं, मौसम के आरंभ में बनने वाले छाल को सॉफ्टवुड कहते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। कह रहे छाल एक तकनीकी शब्द है जो संवर्णी कंबियम से बाहर के सभी ऊतकों के संदर्भ में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे छाल परिचर्म और द्वितीयक फ्लोएम के संदर्भ में होता है, छाल परिचर्म और द्वितीयक फ्लोएम के संदर्भ में होता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। यानी जो बार्क होता है उसको हम पेरिडम और सेकेंडरी फ्लोएम के लिए रिफर करते हैं। कागजन मोटाई एक परत की होती है, गलत बात है, कागजन मोटाई कई परतों की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका सही कथन है ए, सी, डी। अब ऑप्शन देखिए, ए, बी, डी, बी, सी, बी, सी, ई, ए और डी केवल दिया गया है तो आप यही लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। हालांकि सी भी सही है, डी भी सही है और ए भी सही है, तो ए और डी जो मिल रहे हैं वो इसमें मिल रहे हैं या इसमें मिल रहे हैं, तो बी यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है, तो ये हो नहीं सकता। आपका ऑप्शन चौथा सही होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन समायोजन रासायनिक परासरण के लिए आवश्यक है। रासायनिक परासरण के लिए कौन आवश्यक है, तो ये होगा इसका आंसर, एक तो झिल्ली, दूसरा प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन प्रवर्ता और एटीपी सिंथेज एंजाइम यानी एटीपेज एंजाइम। ठीक है, ऑप्शन इसका तीसरा सही होगा। सबका सॉल्यूशन बताएंगे क्या है, कहाँ है, सब डिटेल बातें करेंगे। अभी सिर्फ हम आंसर की बात कर रहे हैं जल्दी जल्दी, इसके बाद अभी फिर वीडियो मैं लाऊंगा शाम तक या कल तक आपको मिल जाएगा। तो डिटेल की कहाँ से आया है, क्या इसका लाइन कौन सा है, सब कुछ बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के मुख्य चरण नीचे दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पर हम क्रम को देखते हैं कि क्या क्या ये कह रहे हैं। कह रहे हैं परपोषी कोशिकाओं पुनर्योगज डीएनए का अंतःक्षेपण। तो पहले हम पुनर्योगज डीएनए बना लें, यानी आर डीएनए बना लें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए को एक विशेष स्थल पर काटना। फिर उसके बाद कह रहे हैं वांछित डीएनए खंड का पृथक करना, पीसीआर का उपयोग करते हुए वांछित जीन का आवर्धन। देखिए यहाँ पर जो स्टेप दिए गए हैं उसमें थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली बातें हैं। यहाँ पर कह रहे हैं आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। यहाँ पर अगर फ्रैगमेंट की बात ना की होते तो ये पहला स्टेप माना जाता, लेकिन ये पहला स्टेप माना नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं फ्रैगमेंट, डीएनए का फ्रैगमेंट। हालांकि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो डीएनए को निकालना, डिजायर्ड डीएनए को निकालना, वांछित डीएनए को प्राप्त करना होता है, लेकिन ये डीएनए फ्रैगमेंट की बात की है। तो फ्रैगमेंट कब होता है, जब हम उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डीएनए को कट करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया होगा इसके अकॉर्डिंग वो पहला ही होगा, मतलब बी होगा, दूसरा बी वाला होगा। यानी पहले हम डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, फिर उन टुकड़ों में से वांछित डीएनए खंड को अलग करते हैं, फिर उसके बाद पीसीआर का प्रयोग करके हम उसकी संख्या बढ़ाते हैं और उसके बाद उसको हम वेक्टर के साथ जोड़कर पोसी में भेज देते हैं, यानी ए, बी, सी, डी, ए। इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एसेसन और रीजन दिया गया है, अनावृत बीजीय पादपों में परागकण सूक्ष्म बीजाणुधानी से मुक्त होते हैं और वायु द्वारा ले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, एयर करंट के माध्यम से वो परागकण ले जाए जाते हैं। फिर कह रहे हैं वायु धारा परागकणों को स्त्रीधानी के मुख पर छोड़ती है जहाँ नर युग्मक छोड़ दिए जाते हैं और पॉलन नली का निर्माण नहीं होता, ये गलत बात है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, यानी ये आपका गलत है। ए सही है परंतु आर असत्य, ऑप्शन पहला सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं मेलोनेट
किसकी सक्रियता को रोककर रोगकारक जीवाणु की वृद्धि को करता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम का विषय के बारे में आपको वर्णन करना है। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? XXY की वजह से होता है 47 गुणसूत्र। अब Y की वजह से वो नर की तरह के सुडोल हो जाता है। कह रहे हैं इस विकार का प्रथम जो सबसे पहले वर्णन किया था लैंगडन डाउन ने, नहीं, लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम का वर्णन किया था, क्लाइनेफिल्टर्स का नहीं। एक व्यक्ति में साधारणतः नर परिवर्धन होता है जबकि मादा परिवर्धन भी व्यक्त होता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। प्रभावित व्यक्ति छोटे आकार का होता है, नहीं, वाई की उपस्थिति के कारण बड़े आकार का होता है। शारीरिक साइकोमोटर मानसिक विकास रुक जाता है, गलत बात। ऐसे व्यक्ति बंद होते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्टेराइल होते हैं, दैट कैन नॉट फर्टिलाइज। इसका आपका आंसर सही होगा बी और ई, ऑप्शन पहला ही सही होगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा पेचीदा क्वेश्चन था कि एक सूची दी गई थी, दूसरी सूची से मिलान करना है। यहाँ पर उससे संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ एंजाइम की बातें बताई गई हैं, कुछ के और क्या नाम है वो बताया गया है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन बताया गया है, ग्लाइकोलाइसिस बताया गया है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन बताया गया है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बताया गया है। इनमें से सबसे पहले आप उनको चुनिए जो आपको पता है। जैसे आप ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जानते हो कि इसे EMP पदवी कहते हैं, क्योंकि इससे 3 साइंटिस्ट EMP यानी एम्बेडन मेयरहाफ पैरनस ने खोजा था। तो बी का चौथा 3 ऑप्शन दे दिए हैं। फिर देखो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम से संबंधित होता है। डी का फर्स्ट आप इनको देख सकते हो, 2 में आ गया। अब हमें एक और की ज़रूरत होगी, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन आप पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में होता है। सी का थर्ड। अब इन तीनों को देखकर आप लगा सकते हो कि ए का आपका दूसरा सही होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुपोषित जलाशय में जलकुंभी की अतिशय वृद्धि से जलाशय में पारितंत्र गति असंतुलन पैदा करती है, बिल्कुल सही बात है। औद्योगिक अपशिष्ट जल में कुछ विषैले पदार्थों को बढ़ाने के उत्तरोत्तर कोशीय स्तर में जीवों में बढ़ोतरी होती है, बिल्कुल सही बात है। वाहित मल से प्रदूषित जलाशय में जैविक पदार्थ का अपघटन करने वाले सूक्ष्मजीव अत्यधिक ऑक्सीजन लेते हैं जिससे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। कह रहे जल में अतिरिक्त जैविक पदार्थ के कारण शैवाल प्रस्फुटन होता है जो जल के गुणों को उन्नत करता है, उन्नत नहीं करता है, उसकी क्वालिटी को खराब कर देता है, यानी ऑप्शन चौथा ही गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पर विभाजन की अवस्था दी गई है, उनसे संबंधित कुछ बातें। सबसे पहले वही बात जो आपको आता है, देखो कह रहे हैं शांत अवस्था, तो आपको पता है शांत अवस्था क्या होती है? अक्रिय अवस्था होती है, बी का सेकंड, यानी ये दोनों को ऑप्शन में से ही कोई सही होगा। अब देखो कह रहे हैं जीवन अवस्था, तो जीवन अवस्था किसके बीच होती है? प्रोटीनों का संश्लेषण नहीं, वो तो आपका G2 अवस्था में होगा, इसको G2 अवस्था लगा लीजिए। एम प्रावस्था जो होती है समसूत्री विभाजन अवस्था कहलाती है, यानी A का 4, तो A का 4 और आपको C का सेकंड बताए ही थे, नहीं C का फर्स्ट आ रहा है। ये वाला देखिए, यहाँ पे हमने इसको कैसे लगा लिया, बी को, अच्छा बी का है ना, सी का सेकंड होगा, सी का सेकंड, ऑप्शन पहला ही सही होगा। ए का 4 हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, सी का सेकंड हो गया और डी का अपने आप ही हो जाएगा, जो कि होता भी है। कह रहे समसूत्री विभाजन और डीएनए प्रतिकृति के आरंभ होने के बीच का समय। डीएनए प्रतिकृति कब आरंभ होती है? सिंथेसिस फेज में, एस फेज में, तो जीवन के बाद ही एस आता है, यानी उसका अभी शुरुआत हुआ नहीं है, डीएनए प्रतिकृति की शुरुआत नहीं हुई है, तो शुरुआत नहीं हुई है तो यानी जीवन अवस्था ही तो होगा, जीवन के बाद, जीवन और एम के बीच की अवस्था जीवन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसेशन ओरिजिन का। कह रहे एक पुष्प को रूपांतरित तने के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें प्ररोप मेरिस्टम का परिवर्तन पुष्पीय मेरिस्टम में आता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहे प्ररोप के पर्व संघनित होकर उत्तरोत्तर पर्वों पर पत्तियों के बजाय विभिन्न पुष्पीय उपांग उत्पन्न करते हैं, दोनों आपका सही है। यानी ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ससंजन और आसंजन पृष्ठ तनाव बिंदु स्राव, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया भी था कि ससंजन यानी कोहेशन होता है जल के अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण। उसके बाद आसंजन क्या होता है? ध्रुवीय सतहों के बीच आकर्षण। पृष्ठ तनाव क्या होता है? द्रव अवस्था में अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण। बिंदु स्राव क्या होता है? द्रव अवस्था में जल की हानि। आपको पता है कि इवनिंग और मॉर्निंग टाइम में गटेशन क्या होता है? वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। तो डी का 3rd, सी का 1st
ये आपका सही होगा। ठीक है, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड और बी का 4 और ए का सेकंड, ऑप्शन तीसरा सही होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि गासे के स्पर्धी अपवर्जन नियम के अनुसार एक ही स्रोत के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटस्थ संबंधियां जातियां अनंत काल तक एक साथ नहीं रह सकती। बिल्कुल सही बात है। स्पर्धी रूप से जो घटिया जाति होती है वो अंततः विलुप्त हो जाती है, यानी जो सर्वाइव करने में सक्षम नहीं होता वो विलुप्त हो जाता है। कह रहे साधारणतः शाकाहारियों की बजाय मांसाहारियों स्पर्धा द्वारा अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित है। ये गलत बात है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में स्पर्धा अगर होता है तो दोनों में ही इनसे प्रभावित होते हैं दोनों जीव समान मात्रा में। ये नहीं कह सकते हैं कि शाकाहारियों की बजाय मांसाहारी, हम तो कह रहे हैं कि मांसाहारी से भी ज़्यादा शाकाहारी में स्पर्धा होती है, यानी कथन 2 गलत है। पहला सही है परंतु कथन 2 असत्य है, ऑप्शन ए। कह रहे राइबोसोम में कितने प्रोटीन पाए जाते हैं, तो राइबोसोम में आपके लगभग 80 प्रोटीन पाए जाते हैं, ऑप्शन इसका तीसरा सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक रोग के प्रारंभिक उपचार के लिए प्रारंभिक निदान में उपयोगी नहीं है। देखिए उपयोगी नहीं है प्रारंभिक उपचार में, तो अभी आपको स्वास्थ्य वाले चैप्टर में बताए थे कि कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनके माध्यम से तुरंत बताया जा सकता है, मतलब रोग उत्पन्न होने से पहले हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें कौन सा रोग है किसी जीव में। इसमें हम PCR का प्रयोग कर सकते हैं, एलिजा टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, PCR का प्रयोग कर सकते हैं, एलिजा टेस्ट का प्रयोग करते हैं, PCR का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो सीरम और मूत्र का विश्लेषण होता है वो रोग का प्रारंभिक निदान नहीं कर सकता, यानी ऑप्शन चौथा इसका उपयोगी नहीं है, यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं शुक्रवाहक शुक्राशय से एक वाहिनी प्राप्त करता है और मूत्रमार्ग में सीन वाहिनी के रूप में खुलता है। बिल्कुल सही बात है, अभी आपको जनन वाले चैप्टर में बताए थे। फिर कह रहे हैं सर्विक्स की गुहा को सर्वाइकल नाल कहते हैं जो योनि के साथ जनन नाल बनाती है। मैंने 1000 बार बोला था चिल्ला चिल्ला के, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ नाल जो बनता है वो किससे बनता है, सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल सर्विक्स की गुहा को कहते हैं और योनि से मिलकर बनता है, ऑप्शन दोनों सही है, यानी कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन जीवों को मिलान करना है उनके एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर से। तो देखिए टीनिया, पैरामीशियम, पेरिप्लेनेटा, फेरिटिमा, इसमें जितना आपको पहले पता है उतना आप लगा लो। देखो कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ एक का आपको पता होना चाहिए था। फेरिटिमा जो होता है उसमें वृक्कक यानी नेफ्रीडिया होता है। केचुए में आपको केचुए के बारे में पता होता आप लगा सकते थे। तो आप देखो डी में सबसे पहला ऑप्शन यही दिया गया, बाकी कोई नहीं है, ऑप्शन पहला लगा दो। तो मैंने बताया ना कि एक ही को देखना था फेरिटिमा, पहले आप वो कोशिश किया करो, जितना आपको पता है पहले वो लगा लिया करो। ऐसा नहीं कि पहला वाले को पहले ढूंढो, ये गलती मत किया करो। जितना आपको पहले पता है पहले वो कर लो, फिर ऑप्शंस देख लो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पहले का आपका ये होगा, सी का आपका चौथा होगा, बी का आपका सेकंड होगा और ए का आपका थर्ड होगा। हालांकि ये थोड़ा डेप्थ में पूछा गया लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन अगर आप दिमाग से लगाओगे। फिर कह रहे हैं निम्न में से कौन सामान्य यौन संचरित रोग है, यानी STD हैं जिनका ठीक से उपचार हो जाए तो पूर्णतः ठीक हो सकता है। मैंने आपको बताया था 3 STD डिजीज़ ऐसे हैं जिनका कोई भी इलाज संभव नहीं है। वो कौन कौन से हैं, तो पहला HIV एड्स का कोई संभव इलाज नहीं है, दूसरा जेनाइटल herpes का कोई इलाज नहीं है, तीसरा हेपेटाइटिस B का कोई इलाज नहीं है। तो देखो तीनों ऑप्शन छोड़ दो, बचा क्या सुजाव, यानी गोनोरिया का हम इलाज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका चौथा सही होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं लिंग निर्धारण के लिए उलवेदन जनन एवं स्वास्थ्य देखभाल के कार्यक्रम की एक युक्ति है। देखो जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तो इसलिए शुरुआत किया गया था कि जननी और उसके संतान का देख रेख किया जाए। लिंग निर्धारण इसका कोई युक्ति नहीं है, एमनियोसेंटेसिस, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस में लिंग का पता करने के बाद मादा भ्रूण हत्याएं होने लगी थी, तो ये गलत बात है। उसके बाद कह उलवेदन और प्रतिबंध बढ़ते हुए मादा भ्रूण हत्या के मामलों को रोकता था। ठीक, ये ऑप्शन सही है, यानी ए गलत है, आर सही है, ए असत्य है, आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं प्रोकैरियोटिकों में धनात्मक आवेशित DNA, पहली बात तो DNA धनात्मक आवेशित होता ही नहीं है, तुरंत लगा दो गलत। फिर कह रहे हैं यूकैरियोटिक में ऋणात्मक आवेशित DNA धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक से चारों तरफ लिपट कर न्यूक्लियोसोम बनाता है। बिल्कुल सही बात है। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। यहाँ पर सिर्फ एक का भी अगर आपको पता होता ना
तो आप कर ले जाते हैं। देखो मार्फिन एक ऐसा ड्रग है जो पेन किलर और सेडेटिव पीड़ाहार के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका डी का तीसरा। अब देखो चारों में डी का तीसरा यही दिया गया, तो चुपचाप आप तीसरा लगा दो। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए ए और बी, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। कोरकपुटी के अंतरोपण के लिए गर्भाशय अंतस्तर आवश्यक है, ये बिल्कुल सही बात है। ब्लास्टोसिस्ट के लिए अंतरोपण के लिए गर्भाशय का अंतस्तर बना रहना जरूरी है, तभी जाकर ब्लास्टोसिस्ट उससे चिपकेगा। फिर कह रहे हैं निषेचन की अनुपस्थिति में कार्पस ल्यूटियम का ह्रास होता है, जिसके कारण अंतस्तर का विघटन हो जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ग्राफीन पुटिका फटती है तो अंडाणु रिलीज होती है। जो ग्राफीन पुटिका फट जाती है, उसका नष्ट हो रहे ग्राफीन पुटिका को हम पीत पिंडक या कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कार्पस ल्यूटियम काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, जो गर्भाशय अंतस्तर को बनाए रखने में सक्षम होता है। लेकिन ये तब तक होता है जब तक कि अंडाणु का निषेचन ना हो जाए। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तब कार्पस ल्यूटियम डिग्रेड होने लगता है, नष्ट होने लगता है, और उससे प्रोजेस्टेरॉन बनना भी बंद हो जाता है। इस कारण गर्भाशय के अंतस्तर का विखंडन हो जाता है। यानी ए आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन तीसरा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अनुकूली विकिरण में ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी के सही समूह का चयन करना है। देखिए ऑस्ट्रेलियन मैमल का चुनना है। इनमें से आपको ध्यान देना है कि किसी भी ऑप्शन में प्लासेंटल मैमल ना हो। ये थोड़ा सा टफ है भाई, क्योंकि प्लासेंटल मैमल के नाम याद रखना और ऑस्ट्रेलियन मैमल्स के नाम याद रखना थोड़ा सा टफ है। फिर भी मैं बता दूं, जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है मोल, उड़न गिलहरी, तस्मीनियन टाइगर कैट, इसमें जो मोल दिया गया है वो प्लासेंटल मैमल है, प्लासेंटल मैमल है। अब देखिए लेमूर, चींटीखोर भेड़िया, इसमें से लेमूर आपका प्लासेंटल मैमल है। तस्मानियन भेड़िया, बॉबकैट इसमें आपका प्लासेंटल मैमल है। अब नम्बैट, धब्बेकार, कसकस, उड़न फैलेंजर, यही आपका ऑप्शन सही होगा, जिसमें किसी भी प्लासेंटल मैमल की बात नहीं कर रही है, यानी ये तीनों ऑस्ट्रेलियन मैमल्स की बात की जा रही है। जब दो का बात की जाए, दो कॉलम में दिया गया हो, तो एक को याद कर लो कि दूसरा अपने आप आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है। कह रहे जल में काफ़ी मात्रा में पोषकों का होना शैवाल प्रस्फुटन को रोकता है। क्या बात कर रहे हो? एल्गल ब्लूम तो बढ़ जाएगा जब पोषक तत्व ज़्यादा होगा, ये गलत बात है। शैवाल प्रस्फुटन मछलियों को मरने से रोकता है, गलत बात। एल्गल ब्लूम जब होता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मछलियाँ मर जाती हैं। घरेलू वाहित मल एवं झीलों में वाहित मल से सुपोषण होता है, नहीं। घरेलू वाहित मल और झीलों में वाहित मल से सुपोषण नहीं होता, यूट्रोफिकेशन होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस के बढ़ने की वजह से। जैव आवर्धन का संदर्भ क्रमिक पोषण, यानी ये भी आपका गलत है। जैव आवर्धन का संदर्भ क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि का होना, बिल्कुल सही बात है। डीडीटी वगैरह की एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में उसका जो एक्यूमुलेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो बढ़ता जाता है। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्न में से कौन से अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग नहीं है। मैंने बताया था अंतःझिल्लिका तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके ऑर्गेनल्स आते हैं, तो देख लीजिए। इसके अंतर्गत आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आता है गोल्जी बॉडी, तीसरा आता है लाइसोसोम और चौथा आता है वैक्यूल। इनके अलावा और कोई भी ऑर्गेनल नहीं आता अंतःझिल्लिका तंत्र में। ढूंढ डालिए सूत्रकणिका, तो ये तो नहीं होगा। अंतःप्रदेवी जालिका होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, गोल्जी बॉडी होता है, पेरोक्सिसोम नहीं होगा, यानी बी और डी ऑप्शन सही होगा, बी एंड डी। तीसरा कह रहे निम्न में से कौन क्लोनिंग संवाहक नहीं है। PBR 322 बाक याक ये सभी क्लोनिंग संवाहक है, लेकिन प्रोब DNA प्रोब ये आपका यूज़ होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग में, और ये क्लोनिंग संवाहक नहीं होता। ऑप्शन दूसरा सही है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से मादा चक्र के विषय में कौन सा कथन सही है। गैर प्राइमेट स्तनधारी मादा में जनन के दौरान चक्रीय परिवर्तन को स्टक चक्र कहता है, मैंने आपको बताया था जनन वाले चैप्टर में, सही बात है। कह रहे प्रथम ऋतुस्राव चक्र यौनारंभ पर शुरू होता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं, नहीं, रजोदर्शन कहते हैं, यह गलत बात है। ऋतुस्राव की अनुपस्थिति से गर्भता की सूचक है, बिल्कुल सही बात। कह रहे चक्रीय ऋतुस्राव रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक होता है। चक्रीय ऋतुस्राव यानी साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति तक होता है, बिल्कुल सही बात है। यानी शुरुआत की होती है मीनाक से और ख़त्म कहाँ होता है, लगभग 50 वर्ष की आयु में ये ख़त्म होता है। हर 28 से 30 दिन पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट भी होता है। यानी आपका सही होगा ACD ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सूची फर्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से संबंधित जो तरंग दिए हैं उनका क्या
निर्देश होता है, क्या वो प्रदर्शित करती है, वो लिखा हुआ है। तो आप हिंदी वाले टर्म से मत याद करिएगा, मतलब इसको सॉल्व मत करिएगा और ना कभी याद भी करिएगा, क्योंकि यहाँ से आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं और हिंदी बुक में गलत भी दिया गया है इसके बारे में। आप अगर देखें पी वेव, तो पी वेव आपका संबंधित होता है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया से। उसके बाद जो क्यू वेव है वो आपको बताता है बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। क्यू आर एस सम्मिश्र जो है वो बताता है आपका डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और टी वेव जो बताता है वो रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी ए का थर्ड बी का फर्स्ट, ए का थर्ड बी का फर्स्ट। ऑप्शन तीसरा देख के लगा सकते थे। नेक्स्ट कह रहे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक वन घास के मैदान में चीता और शेर, चीता और शेर दोनों मांसाहारी हैं, एक दूसरे को खाएंगे नहीं, लेकिन एक ही रिसोर्स के लिए लड़ाई जरूर करेंगे, यानी कंपटीशन का एग्जाम्पल है, स्पर्धा। उसके बाद कह रहे हैं एक कुक्कू और कौवा के घोंसले में अंडे देना, तो ये ब्रॉड पैरासिटिज्म का उदाहरण है, ठीक है। फिर कह रहे हैं माइक्रोराइजा एवं कवक एवं कुछ पौधों की मूल, तो ये आपका सहभोजिता नहीं साहूकारिता का ही उदाहरण है, साहूकारिता म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में दोनों साथ साथ रहते हैं। एक चारण पशु बगुला, ये आपका सहभोजता का एग्जाम्पल है, यानी आपका सीरियल वाइज ही दिया गया है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ऑप्शन तीसरा सही होगा। नेक्स्ट कह रहे एक प्रोटीन की कल्पना करो, एक रेखा से की गई है, इसका बायां सिरा प्रथम अमीनो अम्ल सी सिरा, सी सिरा नहीं होता है, जो पहला अमीनो अम्ल होता है वो एन टर्मिनल होता है और जो अंतिम होता है वो सी टर्मिनल होता है, यानी कथन एक तो गलत है। कह रहे वयस्क मानव हीमोग्लोबिन में 4 उपखंड होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन आपसे सही है। कथन एक असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य हैं। नेक्स्ट आरएनए अपेक्षाकृत तीव्र दर से उत्परिवर्तित होता है, बिल्कुल सही बात है। आरएनए जीनोम एवं छोटे जीवन काल वाले जीवाणु में उत्परिवर्तन को विकसित करता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों आपका सही है। वायरस वगैरह में जो जीनोम होता है वो आरएनए ही होता है, इसलिए उनका जो जीवन काल होता है वो कम होता है, लेकिन वो तेज़ी से उत्परिवर्तित होते हैं, यानी पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए किस संघ के वयस्कों में अरीय सममिति नहीं पाई जाती है। देखिए अरीय सममिति जो होती है रेडियल सिमेट्री, वो विशेषता होती है सीलेंटेटा और नाइडेरिया, यानी सीलेंटेटा नाइडेरिया और टीनोफोरा, सीलेंटेटा और टीनोफोरा की तो ये विशेषता होती है। बाकी आपको एक और बताए थे, इकाइनोडर्मेटा में एक खास बात होती है, क्योंकि यहाँ पर शब्द लिख दिए वयस्कों में, तो इकाइनोडर्मेटा में जो एडल्ट फॉर्म होता है वो रेडियल सिमेट्री होता है और जो लार्वल फॉर्म होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री होता है, यानी इकाइनोडर्मेटा भी इसका सही होगा। हेमिकॉर्डेटा के किसी भी वयस्कों में अरीय सममिति नहीं पाई जाती, ऑप्शन इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ए और बी, सॉरी ए और आर, उसमें आपको बताना है। वृक्काणु उनकी वलकुट एवं मध्यांश में सापेक्ष स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, वलकुटीय वृक्काणु एवं सानिध्य मध्यांश वृक्काणु, तो ये बिल्कुल सही बात है। नेफ्रॉन में वलकुट एवं मध्यांश में सापेक्ष स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, कि कॉर्टेक्स रीजन में कितना भाग क्या चीज़ पाया जाता है और वलकुट भाग में कितना चीज़ क्या पाया जाता है, उसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं सानिध्य मध्यांश वृक्काणु में, यानी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में हेनले लूप जो होता है वो छोटा होता है, ये गलत बात है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में हेनले लूप बड़ा होता है और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसमें छोटा होता है, शॉर्ट लेंथ का हेनले लूप होता है, यानी ए सही है लेकिन आर असत्य है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, कह रहे जब अपचित एवं अनावेशित पदार्थ सीकम में प्रवेश करता है तो उनका प्रतिवाह यानी वापस उसे छोटी आंत में लौटने से कौन रोकता है, तो इसका आंसर सही होगा इलियोसिकल वाल्व। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, कुछ हार्मोन दिए गए हैं, उनका क्या संबंध होता है किस अंग से वो बताया गया है। देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि जो आपको आता है पहले वो लगा दो। देखो ADH आपको पता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी ये मूत्रलता को रोकता है, वृक्क से संबंधित है, किडनी से। ANF इसके बारे में मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जब शरीर में द्रव की कमी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है, तब मूत्रलता को रोकने के लिए ANF रिलीज होता है वॉल ऑफ हार्ट से, यानी डी का फर्स्ट, देखो डी का फर्स्ट 3 दिया गया, सी का सेकंड 1 दिया गया है, बस 2 को लगा लेते हैं आपका आंसर आ जाता। ठीक है, बाकी आपका सी के
अग्न्याशय से रिलेटेड होता है, और GIP आपका जठर ग्रंथि से। नेक्स्ट, किससे पीड़ित व्यक्ति में पाम क्रीज विशेषता होती है आपका डाउन सिंड्रोम का, ऑप्शन तीसरा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। रिंगवॉर्म रोग किसके कारण होता है? तो रिंगवॉर्म होता है ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम की वजह से। फाइलेरियोसिस होता है बुचेरिया बैनक्राफ्टी से। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। निमोनिया होता है हीमोफिलस से। यानी ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 4, डी का फर्स्ट, ऑप्शन तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं कि 2 कथन दिए गए हैं, उनमें बताना कौन सही कौन नहीं। स्नायु सघन अनियमित ऊतक होता है, बिल्कुल गलत बात है। लिगामेंट जो होता है, लिगामेंट्स आर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी नियमित ऊतक होते हैं, नियमित संयोजी ऊतक होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। उपास्थि सघन नियमित ऊतक होता है, गलत बात। कार्टिलेज जो होता है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये भी गलत बात है। दोनों आपका असत्य है, दोनों कथन ए और 2 दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये आपका पूछा गया है लैक ओपेरॉन से। जीन जेड होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है, और जीन वाई परमियोज को करता है। जीन ए जो है वो ट्रांस एसिटिलेज को करता है। जीन आई जो है दमनकारी प्रोटीन यानी रिप्रेशर प्रोटीन को कोड करता है। देख लीजिए डी का फर्स्ट, देखिए पहला ही वाला अगर आपको पता होता तो लगा दे जाते हैं। डी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का थर्ड और सी का 4। नेक्स्ट कह रहे हैं वैद्युत अवच्छित ताप विद्युत संयंत्र में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है, यानी इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेटर जो है, इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेटर मोस्ट यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं ताप विद्युत संयंत्र में वैद्युत अवच्छित आयनिकारक विकिरण को हटाता है, गलत बात है। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन को नहीं हटाता, ये डस्ट पार्टिकल को हटाता है। तो ये आपका पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा सत्य। अब आइए मानव नेत्र के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। फिर वही बात, जो आपको सबसे पहले आता हो पहले आप उसको लगाओ। देखो अंध बिंदु क्या होता है? एक ऐसा जहाँ पर कोई भी जो न रॉड न कोन कोई भी नहीं पाए जाते। तो बिंदु जहाँ द्विक तंत्रिका नेत्र गोलक को छोड़ती है और वहाँ प्रकाश संवेदी कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ठीक, ऑप्शन होगा सी का 4, सी का 4। बस यही आपको देखना ही था, ऑप्शन तीसरा इसका सही होगा। बाकी आपको आइरिस पता ही है कि नेत्र का देखने योग्य भाग जो आपका प्यूपिल के व्यास को भी नियंत्रण करता है, ए का फर्स्ट। बाकी आप देख के लगा सकते हो, 2 से तो श्योरिटी हो जाती है। कौन सी रक्त कणिकाओं में HIV प्रतिकृति करता है, संतति विषाणु पैदा करता है? देखो महाभक्षुकाणु यानी मैक्रोफेज में प्रवेश करता है HIV, उसके बाद वहाँ से निकलकर ये हेल्पर T सेल्स को डिग्रेड करता है। ये भी मैंने आपको बहुत बार याद कराया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HIV किस में अपना द्विगुणन करता है? हेल्पर T सेल्स में। निम्नलिखित से कौन सा कार्य कोशिका में साइटोपंजर द्वारा किया जाता है? देखो साइटोपंजर का कार्य होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना। मोटालिटी में भी ये कार्य करता है, यानी गति प्रदान करता है कोशिका को। पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट, निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, बिल्कुल सही बात है। जबकि उच्च तापक्रम एंजाइम की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है, ये बिल्कुल सही बात है। जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफ़ी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता है तो इसे प्रतिस्पर्धात्मक संदमन कहते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। शुक्र उच्छेदन क्या है? शल्य क्रियात्मक विधि है, गर्भ निरोधक की सर्जिकल मेथड है। वाय स्खलन प्राकृतिक रोध है। गर्भाशय गिरिवा टोपी एक रोध विधि है। सहेली खाए जाने वाली दवा है। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का सेकंड, यही आपका चौथा आंसर सही होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ कोशिकाएं दी गई हैं, उनसे संबंधित कुछ बातें दी गई हैं, इनको एक दूसरे से मिलान करना है। इधर दी गई हैं कुछ कोशिकाएं, उनसे संबंधित जो स्रावित होने वाले पदार्थ। देखिए पेप्टिक सेल्स जो होती हैं, पेप्टिक सेल्स आर चीफ सेल्स रिलीज प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। जितना पहले आता है उतना लगा लो। देखो पित्त रस आप पता है, हेपेटिक सेल्स किससे रिलेटेड होते हैं? लीवर से। अब इतने पे ही आपका आंसर निकल आएगा। ए का तीसरा और उसके बाद डी का दूसरा,
डी का दूसरा किसी में नहीं, बस डी को ही देख लेते तो हो जाता है, डी का दूसरा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मानव वंशावली विश्लेषण में प्रतीक और रिश्तेदार के बीच मैथुन निरूपित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था, ये सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिश्तेदारों के बीच जो होता है, देखो मैथुन जो अगर नर और मादा के बीच होता है उसे सिंबल इस तरह से दर्शाता है, लेकिन रिश्तेदारों के बीच डबल लाइनिंग कर देते हैं, ऑप्शन चौथा सही होगा। फेफड़े की जैव क्षमता क्या होती है? जैव क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी बराबर होता है ERV प्लस IRV प्लस TV, ठीक, IRV EV ERV TV, ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। कुछ जॉइंट्स दिए गए हैं, उनसे संबंधित अस्थियों के बारे में बताया गया है। कह रहे हैं उपास्थि युक्त संधि, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट किस में पाया जाता है? कशेरुक दंड में। देख लीजिए, कशेरुक दंड के 2 निकटवर्ती कशेरुकों के मध्य। फिर कह रहे कंदुक खल्लिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो पाया जाता है ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच, ठीक। रेसीय संधि, फाइब्रस जॉइंट जो किसी भी मूवमेंट को नहीं होने देती, वो आपके कपाल में पाई जाती है। बस इतने से आ जाएगा। ए का सेकंड, बी का 4, ए का सेकंड, बी का 4, सी का फर्स्ट, ऑप्शन आपका चौथा सही होगा। नेक्स्ट, कार्डेटो के संदर्भ में सही कथन का चयन करो। मध्य पृष्ठीय ठोस तंत्रिका रज्जु, ये गलत बात है, ठोस नहीं होती, खोखली होती है। बंद परिसंचरण तंत्र की उपस्थिति, बिल्कुल सही बात। ग्रसनी में युग्मित कुलोम छिद्रों की उपस्थिति, सही बात। पृष्ठीय हृदय की उपस्थिति, सही बात। त्रिकोरी कूटगुही प्राणी, कूटगुही नहीं होते, सीलोमेट होते हैं, गुही होते हैं कार्डेटा। तो BCD, यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम सिर्फ B और C लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि और तो कुछ दिख नहीं रहा। कूटगुही, सीडोसीलोमेट होते नहीं है, कार्डेटा क्या होते हैं? सीलोमेट होते हैं। उसके बाद डॉर्सल हर्ट पाया जाता है, फेरेंजियल गिलिस्लेट्स होते हैं। B और C आपका सही है। नेक्स्ट, इनमें में से कौन सा कथन सही है? शरीर से अत्यधिक शारीरिक द्रव का ह्रास प्रासरण ग्राहियों को बंद कर देता है, गलत बात है। आस्मो रिसेप्टर तभी तो एक्टिवेट होते हैं। ADH मूत्रलता को रोकने के लिए जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है, बिल्कुल सही बात। ANF वाहिका विस्तारण करता है, बिल्कुल सही बात। ADH रक्तदाब में बढ़ोतरी करता है, सही बात। ADH GFR में कमी के लिए उत्तरदायी है, गलत बात। GFR को बढ़ाता है, यानी इसमें आपका जो कथन सही है BCD, ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट, तिलचट्टे में उत्सर्जन किसके किसके द्वारा होता है? तो देखिए, तिलचट्टे में उत्सर्जन मैलपिघन नलिका के अलावा और भी चीज़ों से होता है, जैसे फैट बॉडी से होता है, यूरोकोज ग्रंथियों के द्वारा भी होता है, और नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है। बस 3 और के द्वारा होता है, BCD, BCMD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र के G0 अवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से निष्क्रिय होती है, गलत बात है। कोशिका उपापचयी रूप से निष्क्रिय नहीं होती है, सक्रिय बनी रहती है, बस विभाजन आगे नहीं करती है, तो ये ऑप्शन गलत है। सेंट्रोसोम अंतरावस्था के प्रावस्था में द्विगुणित होता है, सही बात है। कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य है। सेंट्रोसोम यानी जो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है, द्विगुणित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक बात सोचने वाली है कि सेंट्रोसोम अंतरावस्था की प्रावस्था में द्विगुणित होती है, सेंट्रियोल द्विगुणित होता है, तो बात एक ही है। सेंट्रोसोम तो बने ही होते 2 सेंट्रियोल से, हाँ सही है, कथन दूसरा सत्य है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं संभार तंत्रिका तंत्र यानी लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, चरघातांकी वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कब कब होता है, इसको बताना है। तो देखिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होता है जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो, तो असीमित संसाधन की उपलब्धता यानी अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन, बी का फर्स्ट। फिर कह रहे हैं संभार तंत्रिका तंत्र, लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन। ये हो बढ़ती आयु पिरामिड, बढ़ती आयु पिरामिड जो होता है वो क्या दर्शाता है? प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव से। द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट फॉलोड बाई रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ये इसके साथ होगा। और स्टेबल एज पिरामिड में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव सेम होते हैं, सही है। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बैसोफिल कुल WBC का सबसे अधिक कोशिका होती है, गलत बात। बैसोफिल नहीं होती,
WBC का जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो होता है न्यूट्रोफिल, ठीक है। बैसोफिल हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपेरिन का स्राव करता है, बिल्कुल सही बात है। ये आपने लाइन गलत है, ये सही है। बैसोफिल शोधक्रिया प्रतिक्रिया में सम्मिलित हो, बिल्कुल सही बात। बैसोफिल में वृक्क के आकार का केंद्रक होता है, ये आपका हम कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि ऐसा कुछ भी दिया नहीं गया है। बैसोफिल आकड़िकाएँ कोशिकाएँ होती हैं, नहीं, ये ग्रैनुलर होती हैं, यानी कणिकाएँ होती हैं, यानी इसमें से सही कथन है बी और सी, बी एवं सी, ठीक है। आप इसको भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का भाग जो लैंगिक व्यवहार, उत्तेजना की अभिव्यक्ति, खुशी, गुस्सा, डर इत्यादि का नियंत्रण करता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से कौन अंतः प्रजनन का लाभ नहीं है? इसके कारण कम वांछनीय जीनों का निष्कासन, बिल्कुल सही बात है। श्रेष्ठ किस्म के जीन का संचयन होता है। लगातार अंतः प्रजनन के बाद अंतः प्रजनन समष्टि की उत्पादकता कम करता है, ये भी बात सही है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। या समयुग्मता को कम करता है, गलत बात है। या होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है, ये होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है, यही आपका गलत आंसर सही है, ठीक। निम्न में से कौन सी विशेषताएं एकमात्र स्तनधारियों की है, यानी सिर्फ स्तनधारियों में पाया जाता है? तो स्तनधारी में रोम, हेयर्स का पाया जाना, पिन्ना मसल्स और स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, यही 3 आपके विशिष्ट लक्षण माने जाते हैं। हाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, मास्ट कोशिकाएं 2 कॉलम दी गई हैं, इनको एक दूसरे से मिलाना है। पहले देखो जितना आपको आता है, वृक्क क्या होता है? विशिष्ट संयोजी ऊतक होता है। सी का आपका 4, 2 ऑप्शन है। अब उसके बाद देखें, श्वसनिका की आंतरिक सतह, आपको पता है कि श्वसनिका, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जननिक पथकला, इनमें सीलिया पाई जाती है, यानी सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं। बी का फर्स्ट, अब इन दोनों में से बी का फर्स्ट आपका यही है, ऑप्शन ए लगा दो तुरंत, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए कह रहे हैं सही कथनों का चयन करिए। चतुष्क निर्माण तनुपट्ट में दिखाई देता है, गलत बात है। टेट्राड फॉर्मेशन जो होता है वो जाइगोटीन अवस्था में होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं पश्चावस्था में गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्धसूत्र अलग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं स्थूल पट्ट में उपांति भवन होता है, नहीं। टर्मिनलाइजेशन जो होता है वो होता है डाइकाइनेसिस में, यानी पारगति क्रम में होता है। फिर कह रहे हैं केंद्रिका गाल्जिका या अंत्यावस्था में पुनः, ठीक है। अंत्यावस्था जो टीलोफेज होती है उस पर पुनः ये विकसित हो जाते हैं, सही बात है। कह रहे क्रॉसिंग ओवर समजात गुणसूत्रों की बहन अर्धसूत्री के बीच होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। नीचे से सही उत्तर का चयन करिए, कौन सा सही है? तो आपका बी सही है और डी सही है, बी और डी, बी और डी, बी एवं डी, ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन तिलचट्टे की लैंगिक द्विरूपता का विशिष्ट लक्षण? मैंने बताया था नर में जो होता है वो एनल सूख की, गुदा सूख की, यानी एनल स्टाइल की उपस्थिति होती है, जो मादा में नहीं पाई जाती, चौथा। नेक्स्ट, यदि बने हुए mRNA का क्रम नीचे दिया गया है, देखो बने हुए mRNA का क्रम दिया गया है, तब निम्न में से कोडिंग रज्जु बताना है। बताइए भैया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोडिंग स्ट्रैंड बताना है। कोडिंग स्ट्रैंड देखिए, AUCG, 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 AUCG 7 बार दिया गया है, 3 3 6 7। अब पहले से आप DNA का वो स्टैंड बनाओ जिससे ये mRNA बना है। तो आपको पता है कि DNA के किस स्टैंड से mRNA बनता है? टेम्पलेट स्टैंड से। एंड कोडिंग स्टैंड डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। तो आप पहले से आप बना सकते हो 5 से 3 दिया गया है ना, AUCG, बस आपको इतने में ही बनाना है, 7 बार उसी को रिपीट कर देना है। इससे DNA का टेम्पलेट स्टैंड क्या बनेगा? 5 to 3 बनेगा TAGC। तो जब DNA का हमें टेम्पलेट स्टैंड मिल गया तो क्या हम इसका कोडिंग स्टैंड नहीं बना सकते हैं? 5 to 3 होगा, क्या होगा? ATCG। बस आपको ध्यान रखना है 5 to 3 और 7 बार ATCG, ATCG यही आंसर होगा। देखिए 5 to 3 ATCG, 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 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन आपका पहला सही होगा। ये बात आपको तब पता चलेगी जब आप रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन ये सब पढ़ोगे। इनमें से कौन सा थायराइड हार्मोन का नियंत्रण में नहीं है?
जल एवं वैद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखना ये काम होता है। आधारी उपापचय दर का नियमन करता है। सोने जागने का चक्र नहीं करता। प्रतिरक्षा तंत्र का विकास नहीं करता। आरबीसी का निर्माण करता है, यानी सी और डी इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट, कंकाल पेशी के विषय में कौन सा कथन सही है? पेशी बंडल कोलेजनी संयोजी ऊतक की परत से इकट्ठे होते हैं जिसे संपट्ट कहते हैं। गलत बात है। यहाँ पर देखिए, मसल बंडल को ही कहा जाता है फैसिकल। तो मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फैसिकल। गलत बात, फेसिया कहते हैं इसे, फेसिया। उसके बाद कह रहे हैं पेशी तंतु का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयनों का भंडार गृह है। बिल्कुल सही बात है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। फिर कह रहे हैं कंकाल पेशी की धारीदार दिखावट एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के वितरण का प्रतिरूप कार्य होती है। बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं एम रेखा का संकुचन की कार्यात्मक इकाई माना जाता है। गलत बात है, एम रेखा को नहीं जेड लाइन को माना जाता है। इनमें से हमें सही कदम चुनना था, बी और सी होगा, बी और सी, ऑप्शन 4। ठीक है, बस 200 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे नीट में, सारे के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ हैं। आप मिलाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके बायो में कितने मार्क्स सही हैं। और आप ये भी बताइएगा कि क्या मैंने जितना आपको पढ़ाया था कितना आया कितना नहीं। मैं तो कहूँगा 100% आया। जितना भी मैंने पढ़ाया है सब 100% वहीं से आया है। नीट एक्सप्रेस बैच में जो भी आपको बताया सब वहीं से आया है। अभी थोड़ा वेट करिएगा, 1-2 घंटे के बाद मैं सब कुछ दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा कहाँ से किस लाइन से आया है मेरे ही PDF के। नीट एक्सप्रेस बैच में जो भी पढ़ाया, मेरे बुक में जो भी मैंने दिया या मेरे नोट्स में जो भी दिया, सब कुछ वहीं से आया है, कहीं बाहर से नहीं आया है। अब आप सोचो, नीट एक ऐसा एग्ज़ाम, इतना बड़ा एग्ज़ाम, इतना कठिन एग्ज़ाम, जो आपको एक लिमिटेड PDF नोट और बुक से प्राप्त हो जा रहा है, तो क्यों आप फालतू के लोगों के पीछे पड़े हो कि वो कह रहे हैं ये पढ़ लो, वो कह रहे हैं ये पढ़ लो। कुछ लोग रमेश गुप्ता बताएंगे, कुछ लोग MP कौशिक बताएंगे, वो सब मत पढ़िएगा, वो सब ज़माना ख़त्म। अब नीट का एक ही स्टैंडर्डाइजेशन है जो कि है NCERT। ठीक, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, 100% NCERT की बुक से आया है, लाइन टू लाइन मैं आपको दिखाऊंगा, पेज नंबर भी बताऊंगा। हाँ, NCERT थोड़ी टफ होती है खुद से पढ़ने में, इसलिए एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक टीचर की ज़रूरत होती है या एक साइड बुक की ज़रूरत होती है। तो सब कुछ बताऊंगा, किस साइड बुक से आपको पढ़ना चाहिए, किससे नहीं पढ़ना चाहिए। अगर NCERT से पढ़ने में सक्षम हो तो आप बड़े बड़े कोचिंग में एडमिशन लेना बंद कर दो, आप सिर्फ NCERT चार्ट डालो। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का स्कोर अच्छा गया होगा। आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइए कितना आंसर सही है, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। धन्यवाद।